जानवरों से लगाव, उनकी देखभाल करना और उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देना, ये बहुत ही अच्छी बात होती है और ये आपके एक नेक इंसान होने का गुण भी होता है। लेकिन दोस्तों कभी भी आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक जो हाइजीन नाम का शब्द होता है, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि हाइजीन गया तो सब कुछ गया। अब खबर जो है वो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में क्या हुआ कि एक परिवार है और उसने एक कुत्ता पाला हुआ था और यहाँ पर ये जो बच्चा था 4 साल का, ये उस कुत्ते से इस कदर घुल-मिल गया था कि वही बिस्किट ये खुद भी खाता था, कुत्ते को भी खिलाता था। अब आपको पता ही है कि जो रेबीज होता है, ये लार से ही फैलता है और फिलहाल स्थिति ये है कि अब ये जो बच्चा है, अब ये इस दुनिया में नहीं है और तड़प-तड़प के इस बच्चे की मृत्यु हो गई है, जबकि जो माँ है, उसकी भी हालत गंभीर है और उसको भी रेबीज हो गया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि हाइजीन मेंटेन करिए और एक बात और भी कि ऐसे लोग जो घरों में कुत्ते पालते हैं, जिनके घरों में कुत्ते जानवर इधर-उधर घूमते रहते हैं, उनके बर्तन में पानी पीते रहते हैं, बिस्तर पर बैठे रहते हैं ना, मुझे सही बताऊँ तो बड़ा अटपटा-सा लगता है। जानवरों से लगाव अच्छी बात है, उनकी देखभाल करना और भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे देसी कुत्ते बहुत पसंद हैं क्योंकि उनकी एक तो देखभाल कम करनी पड़ती है, दूसरी बात पूरी तरह से वो वफ़ादार भी होते हैं और घर के बाहर रहते हैं। आपके हाइजीन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। फिलहाल अगर आपके भी घर में कोई पेट है तो थोड़ा-सा आप लोग सावधानी बरतिए क्योंकि ये जो घटनाएँ होती हैं, ये बहुत ही चिंतित करने वाली होती हैं। और एक खबर और भी है दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पीईटी परीक्षा के लिए फ़िलहाल ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। एग्जैक्टली नोटिफिकेशन जारी हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और अब ऑनलाइन आवेदन ये 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने चर्चा की थी कल एक वीडियो के माध्यम से और मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि 3 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो फ़ीस है वो 185 रुपीज़ है। लेकिन सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। आप अगर ओटीआर कर लेते हैं उसके पश्चात ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और इस फार्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। आयु सीमा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 1 से 40 साल के बीच में, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर किसी अन्य कैटेगरी में आते हैं तो 45 साल की उम्र तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम ये भी जारी कर दिया गया है। 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी, 100 अंक, और परीक्षा की अवधि रहेगी 2 घंटा। और सिलेबस दोस्तों काफ़ी बड़ा होता है, सो आपको अभी से तैयारी को शुरू करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे स्कोर ला सकें। और ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो वैधता होगी वो 3 साल के लिए होगी। अगर 2025 में भी आपने फॉर्म भरा था तो उसकी भी वैधता 3 साल की ही है। लेकिन इस साल ये फार्म आपको क्यों भरना चाहिए? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका चयन नहीं हो पाया लोअर पीसीएस में क्योंकि उनका स्कोर कम था। तो अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने ये वाला फॉर्म भर दिया और आपका जो स्कोर है वो कम हो गया तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक नियम ये लागू हुआ है कि मतलब जैसे 2025 का हो गया ना तो वहाँ पर 3 साल की वैधता रहेगी। 2026 का पेट आपने पास कर लिया, इसकी भी वैधता 3 साल की होगी। मान लेते हैं 2027 का भी पेट आपने पास कर लिया, उसकी भी वैधता 3 साल की होगी। तो अगर कोई फार्म आता है तो उसमें आपके पास विकल्प होगा। आप 2025, 2026, 2027 जिसमें भी आपके अंक ज़्यादा होंगे तो उसी अंक का इस्तेमाल करके आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसलिए ये जो परीक्षा है आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको स्कोर को अपग्रेड करना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है, अगर आपको लगता है कि आपके अंक इतने कम हैं कि आप अंतिम रूप से मुख्य परीक्षा के लिए चयनित नहीं हो पाते हैं, तो आपको ये परीक्षा देनी चाहिए। फिलहाल आवेदन कल से शुरू होंगे तो इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दे दूँगा। और यहाँ पर दोस्तों एक खबर और भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यू। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी के लिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब ये जो महीना है अगस्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर से इसी महीने में आपको ये भर्तियां देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी के बारे में। सर्वाधिक 17,740 पद पर ये भर्ती जारी होने वाली है। तो हालांकि सोशल मीडिया से मैंने इसे उठाया है, मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ। हालांकि पदों की संख्या यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड है क्योंकि ये जानकारी कई बार मिल चुकी है। 17,740 और कुल 20 विषयों पर ये जो आपका विज्ञापन होगा, जारी होगा। तो किस विषय में कितनी सीटें होंगी? तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक सीटें हिंदी विषय में होंगी, ये बात स्पष्ट रूप से आप लोग जान चुके हैं। अखबारों में भी ये बात प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजी में 2,265 पद रहेंगे।
गणित में 2188, विज्ञान में 2278, सामाजिक विज्ञान में भी 2265। काफ़ी अच्छी खासी संख्या में जो सीटें हैं वो आ रही हैं। और ये भी है कि दिसंबर तक इसकी परीक्षा भी करवा ली जाएगी। तो पहले तो आप ये समझिए कि आप कितने तैयार हैं, क्योंकि दिसंबर में अब समय नहीं है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, दूसरा दिन आज है, ये भी बीत ही जाएगा। तो मिला जुला के आपके पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, 4 महीना है। सिलेक्शन लेना है तो आपने मेरिट तो देखी होगी, मेरिट बहुत ही ऊपर जाती है, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, जीएस है, तो जो है हमको विषय कम कम पढ़ना है, मेहनत कम करनी है। दोस्तों, जितनी मेहनत बाकी लोग करेंगे ना, उससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर गला काट प्रतियोगिता है, एक एक अंक से भी आप बाहर होंगे। तो ये मत भ्रम पालिएगा कि जीएस की वजह से मेरिट कम जाएगी। मेरिट कम जाएगी तो सबकी कम जाएगी, स्पेशली केवल आपके लिए कम नहीं जाएगी। और फिर भी जो लोग जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुसार उनको परिणाम प्राप्त होगा। संस्कृत में कुल मिला के 1484 पद हैं, गृह विज्ञान में 607 पद, कॉमर्स में 596 पद हैं, और एग्रीकल्चर में 375। जीव विज्ञान काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि बायोलॉजी से संबंधित हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जीव विज्ञान को विज्ञान में मर्ज कर दिया जाता तो उनके लिए बेहतर रहता, क्योंकि सीटें यहाँ पर केवल 332 हैं। और कला में कुल 259 सीटें हैं, और ये जो संगीत है इसमें 223, फिजिकल एजुकेशन में 199, सिलाई यानी नीडल वर्क में 163, उर्दू में 116 सीटें हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बांग्ला, फारसी और गुजराती में 8-8, पंजाबी और अरबी में 7-7 सीटें हैं। कुल मिला के 17,740 सीटों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करिए, आपको सारी बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। ये जानकारी मुझे सोशल मीडिया से मिली है, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी इतनी सीटें यहाँ पर अभी तक पता चल रही हैं कि कितनी सीटों पर वैकेंसी आने वाली है। और रही बात दोस्तों वैकेंसी कब तक आएगी, तो यहाँ पर एक खबर है कि इसी महीने यानी कि अगस्त के महीने में ही ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें यूपी टीजीटी 2026, पीजीटी 2026 और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती यानी कि विज्ञापन संख्या 52, असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन भी अगस्त में ही जारी करने, और साथ ही साथ परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने तथा टीजीटी 2022 अंग्रेजी विषय का लंबित परिणाम न्यायालय के आदेश के अधीन जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन करने की मांग की जा रही है। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करिए, बहुत ही जल्द आपको ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे भी जल्दी करिए अपनी तैयारी को स्टार्ट करने में, क्योंकि जीएस भी ऐड हुआ है और जीएस ये काफ़ी मायने रखेगा इस भर्ती के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जीएस का पाठ्यक्रम जारी किया गया है। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन संख्या 51 में भी जीएस था, 52 में भी जीएस रहेगा। और जीएस का जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर एग्जामिनेशन पर आप जाइएगा, नीचे जाएंगे तो रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम मिलेगी आपको। सबसे ऊपर ही आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं के लिए प्रभावी पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको दिखा देता हूँ, यानी कि हिंदी में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो पाठ्यक्रम अभी तक था विज्ञापन संख्या 51 तक, तो वही पाठ्यक्रम सेम यहाँ पर है। प्रश्नों की संख्या तब भी 30 थी, अब भी 30 है। 6 इकाइयाँ तब भी थी, 6 इकाइयाँ अब भी हैं। इकाइयों में भी क्रम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। समसामयिक मुद्दे हैं, और शिक्षण एवं शोध आवृत्ति है, आईसीटी है, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। ये सारी चीज़ें पहले भी थी, अब भी हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आपकी क्लासेस ऑलरेडी एक बार हो चुकी हैं और दोबारा से भी चल रही हैं, तो चिंता मत करिए। और हाँ, जो लोग विज्ञापन संख्या 51 बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर चुके हैं और परीक्षा का वेट कर रहे हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग कृपया करके जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको जाके एक बार चेक कर लें। वहाँ पर जानकारी मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दी है। एक पेड ग्रुप बनाया गया है, और उस पेड ग्रुप में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सारा जो जीएस का मटेरियल है स्टडी के लिए वो मिल जाएगा, प्लस आपको पर्सनल गाइडेंस भी उपलब्ध रहेगा, और इसकी क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। और जल्द ही जल्द मतलब सारी जो इसमें 6 चैप्टर है ना, ये सारी क्लासेज आपकी जल्द से जल्द पूरी करवा दी जाएंगी। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तो जो अगली खबर निकल के आ रही है कि 24 केंद्रों पर होगी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा। तो उत्तर मध्य रेलवे में ग्रुप डी लेवल 1 के 1183 पदों पर भर्ती के लिए 3 से 25 अगस्त तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी।
और रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज में परीक्षा को पारदर्शी कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, आगरा और झांसी में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज में सबसे अधिक 10 परीक्षा केंद्र होंगे। प्रत्येक केंद्र पर रेलवे अधिकारी को समन्वयक के रूप में तैनात किया जाएगा, जबकि बड़े केंद्रों पर 2-2 अधिकारी रहेंगे। कंट्रोल रूम की सुविधा के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे। प्रति 100 अभ्यर्थियों पर 1 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। फिलहाल मुझे पता है कि इस चैनल पर इस भर्ती से संबंधित बहुत कम लोग हैं, सो मैं संक्षेप में ये बातें आपको बता रहा हूँ। और रेलवे के सेवानिवृत्त और दिव्यांग कर्मचारियों को मैनुअल पास की सुविधा। तो फिलहाल दोस्तों, मैं कामना करता हूँ कि आपको जॉब मिले, चाहे रेलवे में मिले, चाहे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो, चाहे यूपी पीसीएस, आरओ, आरओ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, कहीं पर भी, टीजीटी पीजीटी, लेकिन पहले तो आपको जॉब मिल जाए, उसके बाद इन बातों पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे। तो ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। और प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की क्या है प्रक्रिया? हाई कोर्ट। दोस्तों, आपको एपीओ भर्ती के बारे में पता होगा, मामला कोर्ट में है और यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठा है हाई कोर्ट के सामने कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसमें आयोग ने कुछ गड़बड़ी की है। इसी को लेकर याचिका डाली गई है। अब यहाँ पर कोर्ट ने आयोग से तलब ये किया है कि पहले तो आप ये बताओ कि जो अनरिजर्व्ड अनारक्षित सीटें होती हैं उस पर क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से आप लोग मेरिट को तैयार करते हो, और अगर आपने यहाँ पर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की है तो ये जो संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 है उसका ये सीधा उल्लंघन है। यदि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम शुद्ध रूप से मेरिट के आधार पर है तो आयोग इसे हलफनामे पर लिखित रूप में प्रस्तुत करे। तो कोर्ट ने रजत यादव मामले में राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित निर्णय का संदर्भ देकर आयोग से कहा कि ओपन कैटेगरी का मतलब सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर स्थान देना है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने पंकज वर्मा और 2 अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता को सुनकर दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कई बार आयोग ने ये कहा है कि वो जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको वो अंतिम परिणाम देते समय लागू करता है और उससे पहले इसे लागू नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने के बारे में कही गई हैं कि आखिर जो ओपन सीटें होती हैं तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करने की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस आधार पर आप लोग ये जो परिणाम है वो तैयार करते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ है, दिमाग में रखिएगा कि लाइसेंसी असलाह अगर आपके पास है भी तो भी उससे हर्ष फायरिंग नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोर्ट ने भी इसे फिर से कहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि लाइसेंसी असलाह का इस्तेमाल शादी, धार्मिक आयोजनों या किसी भी प्रकार की हर्ष फायरिंग के लिए नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसधारी का दायित्व है कि वह खरीदे गए कारतूसों और उनके उपयोग का पूरा रिकॉर्ड रखे। ऐसा नहीं करने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अखिलेश कुमार की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची ने शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं हर्ष फायरिंग में भरोसा करते हैं, मुझे तो ज़रा भी भरोसा नहीं है। वीडियो के आरक्षित पदों के लिए 200 को मौका। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है और ये भी कहा है कि अगले महीने तक वो परिणाम दे देंगे। तो आयोग ने शनिवार को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दिव्यांगता की उप श्रेणी शक्ति में ह्रास यानी कि HH के खाली पदों और उत्कृष्ट श्रेणी के खाली पदों को भरने के लिए 200 अभ्यर्थियों को मौका देते हुए अनुपूरक कट ऑफ को जारी किया है। तो आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया की ओर से इस संबंध में शनिवार को जो सूचना वो जारी की गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों की पीड़ा का मामला अपना हिंदुस्तान पेपर ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद ये जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। मतलब बदलाव क्या हुआ है, तेज़ी से थोड़ी सी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और आयोग की ओर से जारी जो कट ऑफ सूची है उसको वेबसाइट पर upsssc.gov.in पर आप जाकर देख सकते हैं। श्रवण हास का कट ऑफ 32.50 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का कट ऑफ 17.50 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 29 जुलाई को हुई थी परीक्षा। बायोमेट्रिक सुपरवाइजर समेत 3 गिरफ्तार। मामला कहाँ से है? पटना से। और हवलदार अनुदेशक परीक्षा का पेपर भी लीक। हाजीपुर सेंटर से बाहर भेजा गया था प्रश्न पत्र। तो पटना के विक्रम का राजा सॉल्ड आंसर शीट से दे रहा था परीक्षा। पहले धराया राजा, फिर नीतीश और अभिषेक कुमार पकड़े गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार, अभिषेक कुमार और राज समदर्शी।
तो मामला ये है कि गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के अधिनायक अनुदेशक यानी कि हवलदार अनुदेशक परीक्षा में बड़ी सेंधमारी का खुलासा हुआ है। 29 जुलाई को परीक्षा आयोजित हुई थी। हाजीपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हो गया और इस सेंटर से प्रश्नपत्र बाहर भेजा गया। साल्वरों ने इसे सॉल्व कर 12:21 में पटना जिले के विक्रम थाना के करसा निवासी राज समदर्शी उर्फ राजा 25 साल को भेजा था। राजा ने परीक्षा की पूरी अवधि में परीक्षा हाल में बैठकर परीक्षा भी दी। मामले में ईओयू ने राजा समेत वैशाली जिले के सदर थाना के सैदपुर के अभिषेक, खैर ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं तो इनसे हमारा कोई बहुत मतलब नहीं है। बस आप ये समझिए कि अभी भी ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में हवलदार अनुदेशक का जो पेपर था ये भी लीक हो गया और फिलहाल अब जो अपराधी हैं वो पकड़े तो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पर लगाम कब लगेगा। ये बहुत ही सोचनीय विषय है और अगर ऐसा होता रहा तो धीरे धीरे जो परीक्षा प्रणाली है उस पर भी जो छात्रों का भरोसा है वो क्रमशः कम होता चला जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट पीटी परीक्षा के बारे में। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो जाके अभी देख सकते हैं। इस पर आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।